Hind everyone, this is Om Kumar Pandey. Welcome to the 13th lecture in the series of Let's Skill Chemistry and आपका स्वागत है पांडे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे होगा तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा वो था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसको और हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसके ऑब्जर्वेशन से क्या किया रदरफोर्ड ड्रू साहब ने, कुछ कंक्लूजन ड्रू किया। कंक्लूजन क्या था कि उनका कहना क्या था कि जो एटम होता है, एटम का काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो होता है वो खाली होता है। इसी कारण से जो अल्फा पार्टिकल था वो उस एटम से मतलब गोल्ड फॉयल को मतलब कि छेद करके यानी कि पार करके वो वापस उस पार जेनेरल स्क्रीन पर चला गया। देखिए थॉमसन साहब क्या बोले थे कि जो एटम होता है वो पूरा के पूरा, उसके एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, पूरा के एटम जो होता है क्या होता है, पूरा के पूरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। लेकिन इनका कहना क्या था कि एटम के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा जगह होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज ए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। चूँकि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि अनडिफ्लेक्टेड चले गए, मतलब अनडिफ्लेक्ट मतलब कि थोड़ा भी घूमे नहीं और चले गए। तो इस तरह से क्या होता है, तो उनका कहना क्या था कि काफ़ी सारा जगह उसमें होगा। दूसरा तो उन्होंने क्या कहा कि अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड। बहुत कम ही ऐसे पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हुए, तो डिफ्लेक्शन हुआ होगा मस्ट बी ड्यू टू अ इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom of Thomson had pursued। कहने का मतलब क्या था कि जो डिफ्लेक्शन हुआ होगा इसलिए हुआ होगा बिकॉज काफ़ी तगड़ा रिपल्सिव फोर्स लगा हुआ। देखिए चूँकि देखिए जो अल्फा पार्टिकल होता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है, ओप्स, देखिए जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम होता है। ठीक है, इसका मास क्या होता है, 4U होता है, हीलियम एटम H++। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो क्या होता है, वो क्या होता है, काफ़ी हेवी मास का होता है और वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का आपस में रिपल्सन हुआ होगा, जिसके कारण से कुछ डिफ्लेक्शन हो गया होगा। इनका कहने में क्या आया फिर कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में सभी जगह स्प्रेड नहीं है। ठीक है, नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। जैसे कि थॉमसन साहब बोले थे कि प्रोटॉन जो होता है कि पूरे के पूरे बल्क में है और उसी कारण से मास है, तो ये बात उनका सही नहीं है। Thus, the positive charge has been concentrated to a very small volume that repelled and deflect the positive charge particle। तो उन्हें कहना क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या फिर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है वो क्या है, कंसनट्रेटेड है एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम में, एक काफ़ी छोटे वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड है, तो कि जो कि डिपेल करता है किसी भी अल्फा पार्टिकल को और डिफ्लेक्ट करता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में आया क्या? दो तीन बात उन्होंने क्या बताया, पहला बात बताया कि एटम के अंदर में जगह खाली है, तभी तो पूरा बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल हुए जो कि अनडिफ्लेक्टेड चले गए। दूसरा बात क्या कहा कि जो प्रोटॉन है वो पूरे जगह पे स्प्रेड नहीं है। तीसरा बात उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटॉन जो है वो काफ़ी छोटे वॉल्यूम में वहाँ पे स्थित है, जो कि डिफ्लेक्ट करता है किसी एंगल से रिपल्सन के थ्रू। समझ में? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, मतलब कि इस गोल्डफाइन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से लेकर के और ऑब्जर्वेशन क्या किए, उन्होंने एक मॉडल दिया। इस मॉडल को हम जानते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो मॉडल क्या कहता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मासेज ऑफ एन एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर जितना ही मास होता है किसी भी एटम का, वो डेंसली मतलब काफ़ी घना तरीके से, यानी जिसे बहुत सारे लोग रहते हैं क्या बोलते हैं उसको, घना बस्ती। क्या होता है, घने तरीके से एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में, मतलब बहुत छोटे जगह में पूरा स्थित है। ठीक है, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। और इसी को उन्होंने बोला न्यूक्लियस है एटम का रदरफोर्ड द्वारा। जो स्मॉल रीजन है उसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस का नाम दिया रदरफोर्ड साहब ने। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। उनका कहना क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी सीट की तरह इम्बेडेड नहीं है, बल्कि वो रिवॉल्व करता है किसी भी एटम के। मान लीजिए कि कोई एटम है, यहाँ पे अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उनके अनुसार से क्या होगा, यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, घूमते रहेगा, यहाँ पे नाचते रहेगा। ठीक है, रिवॉल्व करते रहता है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड। और एक फिक्स ऑर्बिट, मतलब कि सर्कुलर पाथ जो होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए पाथ है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है
और क्या ये आपका हो गया एटम हो गया, ठीक है, मान लीजिए ऐसा ही। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी पर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर मूव करेगा इसी पाथ पर। और इस वायलेंट कलर के पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। वो वायलेंट कलर का नहीं था, मतलब मैं जो बनाया हूँ अभी उसको बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल दैट द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग प्लैनेट। उन्हें कहना क्या था कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है रिजेंबल करता है एक सोलर सिस्टम की तरह, जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो सन है और जो इलेक्ट्रॉन है जिस पाथ पे घूमते हैं उस क्या है रिवॉल्विंग प्लैनेट की तरह है। जो प्लैनेट घूमते हैं ना सन के चारों तरफ, उसी तरह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। थर्ड पर उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होता है वो हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो जिस तरह वहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स से जुड़ा होता है प्लैनेट और सन, उसी तरह उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से घिरा हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मासेज ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। दूसरा क्या बताया कि द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। तीसरा क्या बताया, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के अनुसार से जो न्यूक्लियस का साइज है वो काफ़ी छोटा है। देखिए उसके बावजूद भी जिस तरह से जे थॉमसन साहब का ड्रॉबैक आ गया था रदरफोर्ड साहब के कारण, इस तरह रदरफोर्ड साहब का भी ड्रॉबैक आ गया मैक्सवेल साहब के कारण और वोल्ट साहब के कारण। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि उनका ड्रॉबैक क्या था। देखिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अगर मान लीजिए किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एटम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज देखिए कोई पार्टिकल जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और आपने एक्सेलरेशन नहीं जाना अभी तक तो इतना समझिए कि जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ना वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। मान लीजिए कि आप 50 की स्पीड पे हैं और 70 पे चले गए, तो आप गाड़ी को क्या किए, एक्सेलरेट किए, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपने स्पीड को और वेलोसिटी को कितना चेंज किए कितने समय में, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स का भी जो जैसे केमिस्ट्री का भी आ रहा है मिनी कैप्सूल, छोटे छोटे वीडियो आ रहा है, उसी तरह फिजिक्स का भी आएगा। और इसके बारे में और भी डिटेल हैं जो कि आज शाम में आपको क्लियर हो जाएगा। न्यू सरप्राइजेज के साथ मैं वापस आ रहा हूँ शाम में आज, ठीक है। एक मीटिंग भी अरेंज की गई है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। दस द रिवॉल्विंग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए कि कोई अगर एक्सेलरेशन से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएट क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी, जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी धीरे धीरे घटते जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, घूमते घूमते इसकी एनर्जी घटते जाएगा और क्या होगा, फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो काफ़ी जोर का धमाका होगा और एटम क्या होगा, एटम बर्बाद हो जाएगा, एटम फूट जाएगा, ठीक है। इफ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर इस तरह से होता नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं, एटम क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। एटम क्या होता है, स्टेबल होता ही नहीं कि उसमें बम्बार्डिंग चलते रहता है, समझ में आया क्या। तो क्या हुआ कि इनका जो ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमते रहता है ऑर्बिट में, तो अगर घूमेगा तो क्या होगा, उसके एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, उसका एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो उसका एनर्जी खत्म होगा, एनर्जी खत्म होगा तो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब एटम का वजह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा अनस्टेबल एटम हमें नहीं चाहिए और हम ऐसा होता भी नहीं है, इसलिए इनका क्या होगा, एक ड्रॉबैक आ गया था। तो इसके बाद जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा मैक्सवेल का जो क्या बोला था इनके बारे में वो पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे वोट्स एटॉमिक मॉडल, मतलब इसके बाद का मॉडल पढ़ेंगे, मतलब मॉडल जारी रहेगा। फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग आज शाम में एक नए सीरीज के साथ। जैसे केमिस्ट्री की सीरीज शुरू हुआ, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं गया था कि कब शुरू होगा, लेकिन अब जो शुरू होने वाला है 2 और सीरीज़, उसके बारे में बात करेंगे जल्द आज शाम में ही, ठीक है। सो फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन अनदर सेशन। जय हिंद।